जय हिंद दोस्तों। टेस्ला अब दुनिया की सबसे मूल्यवान कार कंपनी है। इसका बाजार पंजीकरण $1 ट्रिलियन को पार कर गया है। यह इतनी कीमती है कि अगर मैं टेस्ला को एक तरफ देखूं और अगली 10 सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कार कंपनी को देखूं, फोर्ड, होंडा, वोक्सवैगन, टोयोटा, BMW, तो इन सारी 10 कंपनियों का संयुक्त मूल्यांकन टेस्ला के बराबर है। टेस्ला में ऐसी क्या खास बात है? एलन मस्क का वो कौन सा जादू है जिसने कंपनी को इतना वैल्यूएबल बना दिया है? आइए आज की इस वीडियो में टेस्ला के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। The market value of Tesla, the manufacturer of high-end electric cars, has actually surpassed that of Ford and General Motors. The electric vehicle maker stock speeding this year. Musk's wealth skyrocketing thanks to a surge in Tesla shares, making him wealthier than Warren Buffett. This summer, Tesla became the most valuable auto company in the world. It's just become one of the most controversial names and one of the most watched names out there. पहली नज़र में आपको देखकर लगेगा कि अगर टेस्ला इतनी वैल्यूएबल कंपनी है तो बहुत सारी कारें बेचती होंगी। यह बात सच नहीं है दोस्तों। हाँ, यह बात सच जरूर है कि इस साल बेची गई टेस्ला कारों की संख्या पिछले साल की तुलना में बहुत अधिक है, यानी ग्रोथ अच्छी है। लेकिन आप कुल मिलाकर तुलना करें तो 2024 में बिकने वाले टेस्ला कारों की संख्या, या यूँ कहें कि 2024 के अंत तक बिकने वाले टेस्ला कारों की संख्या 1 मिलियन से भी कम होंगी। यहाँ दुनिया भर की सभी कंपनियों द्वारा बेची गई सभी कारें उपलब्ध हैं। वर्ल्ड वाइज 75 मिलियन। अनुमान है कि इस साल 9 लाख टेस्ला कारें बेची जाएंगी। टेस्ला की ओवरऑल मार्केट शेयर 1.2% है। बाजार में हिस्सेदारी बहुत कम, लेकिन मूल्यांकन बहुत बड़ा। इतना कम मार्केट शेयर, फिर भी इतना ज़्यादा वैल्यूएशन। आइए उन्मुख टेस्ला उत्पादों पर नजर डालें जो बेचे जा रहे हैं और जिनसे टेस्ला का राजस्व यानी रेवेन्यू प्राप्त होता है। कारों की बात करें तो मेनली टेस्ला में 4 मॉडल बेहद लोकप्रिय हैं: मॉडल S, मॉडल 3, मॉडल X एंड मॉडल Y। इनमें सबसे महंगी मॉडल X है। इस कार की कीमत लगभग $99,000 है। फिर मॉडल S $90,000 है। फिर मॉडल Y की कीमत $55,000 है। और मॉडल 3 जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली टेस्ला कार है, $42,000 की कीमत के साथ सबसे सस्ती टेस्ला कार भी है। उम्मीद की जा रही है कि टेस्ला जल्द ही भारत में मॉडल 3 पेश करेगी, लेकिन भारत में इसकी लागत लगभग 7 मिलियन के आसपास होंगी। यह टेस्ला का सबसे सस्ता मॉडल होगा। एक बात तो तय है कि टेस्ला कारें उच्च स्तरीय लग्जरी श्रेणी में आती हैं। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपको आमतौर पर टेस्ला मॉडल X और S की कीमत लगभग 10,000 के आसपास होगी और टेस्ला मॉडल 3 लगभग 90,000 पर है। यह चार्ट तिमाही डिलीवरी के लिए है। एक कार बेचने पर टेस्ला का प्रॉफिट मार्जिन कितना है, उचित अनुमान के लिए हम ऑटोमोटिव सकल मार्जिन पर नज़र डाल सकते हैं। यह टोटल सेल में से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट घटाकर प्राप्त की गई राशि है। ऑटोमोटिव ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल सेल माइनस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और अगर ऑटोमोटिव ग्रॉस मार्जिन की बात करें तो ऑटोमोटिव ग्रॉस मार्जिन इज इक्वल टू ऑटोमोटिव ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। टेस्ला के लिए यह लगभग 30.5% है। ऐसा माना जा रहा है कि इसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है। इसकी तुलना में पहले यह अप्रॉक्स 27% हुआ करता था और अब यह 30% को पार कर गया है। इसमें भी अच्छी वृद्धि देखी गई है। और अगर आप इसकी कंपैरिजन दूसरी कंपनियों से करेंगे तो यह मोस्टली कंपनियों से ज़्यादा है। यहाँ तक कि BMW और मर्सिडीज को भी इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलता है। ज़्यादातर कंपनियों के लिए यह लगभग 15% to 20% के आसपास है। दरअसल 30% से अधिक का यह मार्जिन सिर्फ हाई लेवल लग्जरियस ब्रांड के लिए है। पोर्श या फेरारी की तरह यह टेस्ला के लिए कारें बेचना मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। टेस्ला को हासिल मैक्सिमम रेवेन्यू कार सेल से आता है, लेकिन यह रेवेन्यू का एकलौता सोर्स नहीं है। टेस्ला को रेवेन्यू के अन्य सोर्स क्या हैं? इसके सोर्स ऑफ रेवेन्यू को मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है ऑटोमोटिव कार सेल्स। इसमें कार की बिक्री भी शामिल है। इसके अलावा ऑटोमोटिव सेल्स ऑफ रेगुलेटरी क्रेडिट्स भी शामिल हैं। मैं वीडियो में बाद में विनिमय क्रेडिट यानी ऑटोमोटिव सेल्स ऑफ रेगुलेटरी क्रेडिट्स के बारे में बात करूँगा। दूसरा है सर्विसिंग एंड अदर्स। कारों की सर्विसिंग भी कंपनी के लिए एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। और तीसरा है एनर्जी बिजनेस, ऊर्जा व्यवसाय। आप शायद पहले से ही जानते होंगे कि टेस्ला सिर्फ कारें ही नहीं बेचती हैं, यह सोलर रूफ और पावर वाल भी बेचता है। सोलर रूफ की अवधारणा काफ़ी सिंपल है। अगर आपको अपने घर में सोलर पैनल लगाने हैं तो आप उन्हें टेस्ला से प्राप्त कर सकते हैं।
पारोवाल का निर्माण भी रिन्यूएबल एनर्जी के रिस्पेक्ट में किया गया है। अगर आपके घर में सोलर पैनल है लेकिन वहाँ अधिक धूप नहीं आती है तो आप बिजली यानी इलेक्ट्रिक कहाँ से लाएंगे? आपको एनर्जी स्टोर करने के लिए एक प्लेस की ज़रूरत पड़ेगी। टेस्ला का पावरवॉल एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। यह दीवार इस तरह दिखती है। इसके अलावा टेस्ला का प्लान इलेक्ट्रिक ट्रक लॉन्च करने की भी है, साइबर ट्रक। वे पहले से ही इस पर काम कर रहे हैं। फ्यूचर में कम लागत वाली कार मॉडल लॉन्च करने की भी प्लान है। इसकी लागत अप्रॉक्स $25,000 होंगी। यहाँ तक कि अमेरिका में मिडिल क्लास के लोग भी इसको यूज़ कर पाएंगे। टेस्ला के सभी रेवेन्यू को मिलाकर साल 2025 में करीब $131.2 बिलियन रहने की अनुमान है। यह साल 2022 के मुकाबले 80% ज़्यादा होगा। इस चार्ट में आप टेस्ला के रेवेन्यू ग्रोथ, कंपनी की कमाई यानी मनी रेगुलरली रिसीव्ड और अर्न बाय अ कंपनी, इस चार्ट में आप टेस्ला के अप्रोक्सीमेट फ्यूचर रेवेन्यू देख सकते हैं। चार्ट में ब्रेकडाउन भी देख सकते हैं। रेड कलर कार सेल्स और ऑटोमोटिव से मिला रेवेन्यू को दर्शाता है। ऑरेंज कलर एनर्जी प्रोडक्ट की सेल्स से रेवेन्यू जनरेट को दिखाता है, यानी टेस्ला सोलर रूफ और पावर वॉल्स जैसे प्रोडक्ट। और येलो कलर सर्विसिंग से होने वाली इनकम को दर्शाता है। कंपनी का लगभग 80% रेवेन्यू टेस्ला कारों की बिक्री से आता है। अगर हम इसकी कंपैरिजन जनरल मोटर्स जैसी कंपनी से करें तो आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि जनरल मोटर्स का रेवेन्यू टेस्ला से पीछे है। रेवेन्यू जनरेट के मामले में टेस्ला अभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई है जहां वह दूसरी कंपनियों से कंपैरिजन कर सके, लेकिन आप इसे चार्ट पर बढ़ता हुआ देख सकते हैं। टेस्ला तेज़ी से उनके बराबर पहुंच रहा है। फ्यूचर में यह पॉसिबल है कि टेस्ला जनरल मोटर्स और फोर्ड जैसी कंपनियों से आगे निकल जाए। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि टेस्ला द्वारा कमाया गया पैसा टेस्ला द्वारा खर्च किए गए पैसे से कम है। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे पॉसिबल हो सकता है। टेस्ला का प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। एक कार के निर्माण की लागत बिक्री पर 30% प्रॉफिट मार्जिन पर प्रॉफिट करने की अनुमति देती है। पैसा किस पर स्पेंड किया जाता है फ्रेंड्स? इसका सिंपल आंसर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। टेस्ला अच्छी तकनीक के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अरबों डॉलर खर्च कर रही है। इसी वजह से टेस्ला 2019 तक कई सालों तक लॉस मेकिंग कार कंपनी बनी हुई थी। 2020 पहला वर्ष था जब टेस्ला ने प्योर लाभ कमाया। और आप जानते हैं कि इससे भी ज़्यादा दिलचस्प क्या बात है दोस्तों, जबकि दूसरी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां विज्ञापन पर बहुत पैसा खर्च करती हैं, कारों के विज्ञापन और प्रचार पर। टेस्ला का विज्ञापन पर खर्च $0 है। टेस्ला अपनी कारों के विज्ञापन में कोई पैसा खर्च नहीं करता है। इस चार्ट को देखिए। इसने विभिन्न प्रकार की कंपनियों द्वारा प्रति कार का अनुसंधान एवं विकास पर अव्यय तथा प्रति कार विज्ञापन पर खर्च अच्छी तुलना दर्शाई गई है। लेकिन अनुसंधान एवं विकास खर्च अन्य कार कंपनी की तुलना में लगभग 3 गुना है। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव हो सकता है। कोई कंपनी विज्ञापनों का उपयोग किए बिना अपने उत्पाद कैसे बेच सकती है? इसका सिंपल आंसर है एलन मस्क की लोकप्रियता। एलन मस्क इतने लोकप्रिय व्यक्ति हैं कि केवल एक ट्वीट से वे डॉग कॉइन की कीमत को प्रभावित कर सकते हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं इतने लोकप्रिय व्यक्ति को अपनी कंपनी के प्रचार के लिए विज्ञापन पर खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। टेस्ला के लिए इतना प्रचार किया जा रहा है कि किसी अन्य कंपनी की ओर से स्वतः ही मीडिया कवरेज मिल जाती है। उनकी कार में इतने सारे नए रोमांचक फीचर्स हैं, वे इतनी सारी नई और अनोखी चीज़ों को पेश करती है कि लोग उसके बारे में उत्सुक हो जाते हैं और सोशल मीडिया पर लिखते हैं। मीडिया कंपनियां उसके बारे में लेख प्रकाशित करती हैं, न्यूज़ चैनल टीवी पर उसके बारे में बात करते हैं। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग के नाम से इसे जाना जाता है। यदि कोई चीज़ इतनी पसंद आती है कि आप अपने दोस्तों और परिजनों को उसके बारे में बताते हैं और उन्हें भी वह चीज़ बहुत पसंद आती है और वे भी अपने मित्रों को बताते हैं, इससे वह चीज़ का प्रचार होता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि मेरी यूट्यूब वीडियो का प्रचार भी वर्ड ऑफ माउथ के जरिए वे ये वीडियो को देखते हैं और उनके माध्यम से और भी लोग ये वीडियो देखते हैं और मुझे विज्ञापन पर एक भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा अन्य कार कंपनियों की तुलना में टेस्ला में कई अनोखी बातें हैं जो इसे अपने आप में अद्वितीय बनाती है। यही बात इसे विशेष बनाती है। इसका एक और उदाहरण है उनका कार डीलरशिप मॉडल। अन्य कार कंपनी अक्सर अपनी कारें कार डीलरों के माध्यम से बेचती हैं। बीच में एक तीसरा पक्ष शामिल है। आपने देखा होगा कि जब एक कार कंपनी कार बेचती है और कोई लोग उस कार को खरीदना चाहते हैं तो कोई ना कोई डीलरशिप इसमें शामिल होती है। टेस्ला ऐसा नहीं करता है। यदि आप टेस्ला से कार खरीदना चाहते हैं तो आप सीधे उनकी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं।
या फिर सीधे उनके शोरूम से जाकर टेस्ला के कार खरीद सकते हैं। इसलिए कोई बिचौलिया नहीं है, बातचीत की कोई ज़रूरत नहीं है और टेस्ला को कमीशन पर भी कोई नुकसान नहीं होता है। इस मॉडल का नुकसान यह है कि उन्हें अपने डिलीवरी केंद्रों की आवश्यकता है, वहाँ कर्मचारियाँ नियुक्त करने पड़ते हैं, रखरखाव करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना पड़ता है। अन्य कार कंपनियों को ये लागत वहन नहीं करनी पड़ती। लेकिन इसका लाभ यह है कि टेस्ला के पास शुरू से अंत तक पूरी प्रक्रिया पर नियंत्रण है। आप इसकी तुलना एप्पल कंपनी से कर सकते हैं। एप्पल भी यही करता है। एप्पल यथासंभव अधिक से अधिक चीज़ों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, चाहे वह ऑपरेटिंग सिस्टम हो, फ़ोन का सॉफ्टवेयर हो या चिप निर्माण हो। टेस्ला की प्रत्यक्ष बिक्री प्रवृत्ति कुछ अमेरिकी राज्यों में प्रतिबंधित है, जैसे टेक्सास में। यही कारण है कि टेस्ला कानूनी तौर पर टेक्सास में सीधे कोई कार नहीं बेच सकती। टेक्सास में रहने वाले लोगों को टेस्ला कार खरीदने के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। टेस्ला के बारे में एक और ख़ास बात है उनकी गीगा फैक्ट्रियाँ। उन्होंने पैमाने की अर्थव्यवस्था के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए विशाल कारखाने की स्थापना किया है। अर्थशास्त्र में पैमाने की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी ऑफ स्केल की एक अवधारणा है। किसी चीज़ का उत्पादन जितना बड़ा होगा उसकी प्रति इकाई लागत उतनी ही कम होगी। इलेक्ट्रिक कारों में कई वर्षों से यह समस्या थी कि बैटरियों की लागत बहुत अधिक थी। इसलिए टेस्ला ने गीगा फैक्ट्रीज की अवधारणा को पेश की, जिसमें उन्होंने अपनी कारों की लागत कम करने के लिए बैटरी बनाने के लिए विशाल कारखाने स्थापित किए। वर्तमान में दुनिया भर में 6 गीगा फैक्ट्रियां हैं, उनमें से 4 कार्य कर रहे हैं और 2 निर्माणाधीन हैं। इनके अलावा शायद टेस्ला के बारे में सबसे खास बात है टेस्ला की तकनीक जो अपने कारों में इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने जिस प्रकार की स्वचालित ड्राइविंग तकनीक का उपयोग किया है वह पहले कभी किसी कार में नहीं देखी गई। ऑटो पायलट मोड में ड्राइवर बिना कुछ किए कार चला सकता है। ड्राइवर बिल्कुल फ्री रहेगा, कार खुद ब खुद चलती रहेगी। उनकी कार में सुरक्षा सुविधाएं दुनिया में सबसे बेस्ट हैं। वर्ल्ड लेवल पर इलेक्ट्रिक कारों को लोकप्रिय बनाने का जो हौसला है वो टेस्ला को जाता है। यदि आपने दिसंबर 2019 में टेस्ला के एक स्टॉक में 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो लगभग 2021-22 तक 15 लाख रुपए होते। टेस्ला के स्टॉक में इतने सारे लोग निवेश कर रहे हैं, यही कारण है कि टेस्ला दुनिया की सबसे मूल्यवान यानी वैल्यूएबल कार कंपनी बन गई है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि कई लोगों का मानना है कि टेस्ला का स्टॉक वर्तमान में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। उनका मानना है कि यदि डेटा और सांख्यिकी के दृष्टि से देखा जाए तो इसका इतना वैल्यूएबल होने का कोई कारण नहीं है। यही कारण है कि कुछ लोग टेस्ला को अधिक वैल्यूएबल समझ रहे हैं। आइए उन पर नज़र डालते हैं। पहला, अन्य कार कंपनियां भी इलेक्ट्रिक कार बाजार में प्रवेश कर चुकी हैं और टेस्ला का बाजार हिस्सेदारी गिरने लगा है। अमेरिका में 2020 के पहले 6 महीनों में कुल इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकरण में टेस्ला की बाजार की हिस्सेदारी 79% थी। यह बाजार हिस्सेदारी गिरकर 66% हो गई थी। अन्य कार कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी बढ़ने लगी थी। ऑडी की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 3.3% हो गई थी, फोर्ड की 5.2% तथा शेवरलेट की वृद्धि हुई थी और लगभग सभी कंपनियों ने अपने इलेक्ट्रिक कारों के मॉडल पेश कर दिए हैं और नए मामलों में वे टेस्ला के मॉडल की तुलना में बहुत सस्ते हैं। यहाँ दूसरा महत्वपूर्ण कारण है विनिमय क्रेडिट। मैंने पहले भी वीडियो में इनका उल्लेख किया है, यानी रेगुलेटरी क्रेडिट्स के बारे में। विनिमय क्रेडिट यानी रेगुलेटरी क्रेडिट एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है जिसके कारण टेस्ला अब लाभदायक हो सका है। टेस्ला के लिए यह एक राजस्व यानी रेवेन्यू का मेन सोर्स है। विनिमय क्रेडिट क्या है? अमेरिका में पॉइंट या क्रेडिट सिस्टम है। जो कंपनियां प्रदूषण नहीं फैलाती हैं या जो अधिकतम प्रदूषण उत्सर्जन मानकों को पूरा करती हैं, अमेरिकी सरकार उन्हें क्रेडिट या अंक देती है। उन्हें विनिमय क्रेडिट के नाम से जाना जाता है। कंपनियों के पास अब 2 विकल्प हैं। वे या तो ऐसे वाहन बना सकते हैं जो प्रदूषण न फैलाएं, या यदि वे प्रदूषण फैलाने वाले वाहन बना रहे हैं तो उनकी कंपनियों को सरकार या अन्य कंपनियों से विनिमय क्रेडिट खरीदने की आवश्यकता होगी। और टेस्ला ने ऐसे कई विनिमय क्रेडिट अर्जित किए हैं क्योंकि वे ऐसे इलेक्ट्रिक वाहन बनाते हैं जो किसी भी तरह प्रदूषण नहीं करते हैं। इसलिए अन्य कार कंपनियों को टेस्ला से ये विनिमय क्रेडिट खरीदने पड़ते हैं। वे इसके बदले टेस्ला को भुगतान करते हैं और इस प्रकार यह टेस्ला के लिए एक प्रमुख राजस्व यानी रेवेन्यू जनरेट करने का एक मुख्य स्रोत है। 2025 तक यह आंकड़ा लगभग 500 मिलियन को पार कर चुका था। टेस्ला का लगभग $500 मिलियन का राजस्व विनिमय क्रेडिट से आया था। वास्तव में यदि टेस्ला को विनिमय क्रेडिट की बिक्री से कोई राजस्व नहीं मिलता
2020 में भी टेस्ला एक लाभदायक कंपनी नहीं होती। उस वर्ष यह शुद्ध घाटे में रही होती, जिस तरीके से 2019 में ये लॉस मेकिंग कार कंपनी बनी हुई थी। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि यदि टेस्ला को विनियामक क्रेडिट बिक्री में कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता तो टेस्ला के शुद्ध लाभ पर क्या प्रभाव पड़ता। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगले कुछ वर्षों में टेस्ला के पास राजस्व का यह स्रोत भी नहीं रहेगा, क्योंकि अन्य कार कंपनियां इलेक्ट्रिक कारों का उत्पादन बढ़ा देंगी या वे लगभग पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कारों पर स्विच कर जाएंगी। इसलिए उन्हें अब टेस्ला से विनियामक क्रेडिट खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी और इस प्रकार टेस्ला का यह जो रेवेन्यू का स्रोत है वो ख़त्म हो जाएगा। क्या टेस्ला आगामी आने वाले वर्षों में भी एक सफल कंपनी बनी रहेंगी या असफल हो जाएंगी, यह समय ही बताएगा दोस्तों। लेकिन मैंने आपको तर्क देकर दोनों पक्ष बता दिए हैं। क्या आपकी राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स। थैंक यू। जय हिंद।